हाँ, तो आज अपन पढ़ रहे हैं बाघ परियोजना के बारे में। आज बाघ परियोजना है प्रोजेक्ट टाइगर, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन। तो बाघ क्या है? बाघ परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है। क्या हुआ कि 1973 में वन अधिकारियों ने देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या का आकलन किया। 1973 में बाघ परियोजना शुरू हुई थी। अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी में पहले कितने थे? 55,000 बाघ थे पूरे देश में, और वो घटकर कितने हो गए? 1827 रह गए। 55,000 से इनकी संख्या घटकर कितनी हो गई? 1827 रह गई। अब ये 1827 संख्या है वो का इतने कम क्यों हुई? भाई अधिकारियों ने सर्वे किया। सर्वे में अधिकारियों ने पाया कि बाघों की संख्या में बहुत ज्यादा कमी हो रही है। अब इस कमी को देखते हुए क्या किया गया? बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना शुरू की गई। अब इससे पहले अपन चर्चा करें कि भाई 55,000 से 1827 होना एक बहुत बड़ी बात है। इतनी संख्या में कमी क्यों हुई? तो बाघों में कमी के कारण क्या थे? बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना। पहला काम क्या? बाघ के शरीर के अंग है उनका व्यापार करना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाघ के शरीर के अंग है उनकी ऊंची कीमत लेने के लिए, यानी लालच के लिए व्यापार करने के उद्देश्य से बाघों को मारा गया। तो पहला कारण है बाघों की संख्या में कमी आने का, व्यापार करने के लिए मारना, उनके बाघ के अंगों के व्यापार के लिए चोरी छिपे चोरी करना, मारना। दूसरा है उनके आवासीय स्थलों को सिकुड़ना। सिकुड़नों का मतलब होता है कम होना। आवासीय स्थल कौन से होते हैं? जहां पर बाघ रहते थे। भाई जंगलों में रहते हैं बाघ, और जंगलों में भी सारे जंगलों में मिले जरूरी नहीं है। बाघ ज्यादा भारत और नेपाल है। दुनिया में जितने भी बाघ पाए जाते हैं उनके 2/3 बाघ कहाँ मिलते हैं? भारत और नेपाल में। तो जिन इलाकों में बाघ मिलते थे उन इलाकों में या उन क्षेत्रों के जंगलों को हमने काट दिया किसी भी कारण से, खेती के लिए, व्यापार के लिए या और अन्य कारणों से वो जंगल कम हो गए। वो इलाके कम होने के कारण बाघों को रहने का स्थान कम हो गया। दूसरा कारण बाघों की संख्या में कमी का दूसरा कारण क्या है? उनका आवासीय क्षेत्र है वो कम होना। तीसरा कारण क्या है? भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों का कम होना। बाघ जिन जंगल की अन्य जातियों को अपना भोजन बनाते थे, तो वो जंगलों के सिकुड़ने के कारण वो जातियां भी कम हो गई, यानी बाघ का भोजन भी कम हो गया। और जब भोजन नहीं मिलेगा तो अवश्य ही क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो बाघ की कमी का कारण क्या है? पहला कारण क्या पढ़ा हमने? बाघों का व्यापार किया जाने लगा, चोरी छिपे मारकर व्यापार होने लगा। दूसरा उनके रहने लायक स्थान है वो कम हो गए। तीसरा उनको भोजन की उपलब्धता कम हो गई। चौथा हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो गई। जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण हम हो गए ज्यादा, इनकी संख्या हमने कर दी कम। अन्य कारणों में क्या है? बाघ की खाल का व्यापार किया जाता है और बाघ की हड्डियां है वो औषधियों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। इस कारण भी बाघों की संख्या में कमी हो गई। अब ऐसा हुआ कि बाघ है वो एक ऐसी प्रजाति विलुप्त होने के कगार में आ गया। एशियाई देशों में बाघ विलुप्त होने के कगार में आ गया। जैसा कि मैंने क्या लिखा है, भारत और नेपाल में 2/3 बाघ उपलब्ध थे दुनिया के, और उनकी संख्या क्या होने लगी? कम होने लगी। संख्या कितनी कम हुई ये बोर्ड पे दर्शाई गई है। तो इस कारण क्या किया गया? बाघों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए
और लुप्त होती प्रजाति को बचाने के लिए, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए क्या किया गया, बाघ परियोजना की शुरुआत की गई, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1973 में। बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई, 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई। और बाघ परियोजना विश्व की बहुत अच्छी बेहतरीन जीव परियोजनाओं में से एक है। बाघ के साथ साथ अन्य जो जंगली जीव है उनकी भी सुरक्षा का काम इस परियोजना के तहत किया जाने लगा। इस परियोजना में क्या किया गया, बाघ संरक्षण एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास ही नहीं किया गया, अपितु बड़े पैमाने पर जैव जाति की भी सुरक्षा का काम किया गया। बाघ परियोजना के तहत बाघ को तो बचाया गया, बल्कि अन्य जंगली जैव जातियां हैं, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए उनकी सुरक्षा का भी काम किया गया। और भारत में देखो ये महत्वपूर्ण है, कौन कौन से, उत्तराखंड जो भारत का एक स्टेट है, वहां पर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उसकी स्थापना की गई है। किसके लिए, बाघों को और अन्य जीवों को, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए, अन्य जीव प्रजातियों को बचाने के लिए। उद्यान ये तो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, पश्चिमी बंगाल में किया गया सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य या सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व है और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व है। ये सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या करते हैं, बाघों को बचाने के लिए बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत काम में लिए जाते हैं। तो ये है बाघ परियोजना। बाघ परियोजना के बाद में अगला टॉपिक है वन और वन्य जीवों के प्रकार और वितरण। कि वन और वन्य जीव है उनको क्या किया गया, उनकी सुरक्षा के लिए वन और वन्य जीव संसाधनों को अगर हमें संरक्षित करना है, उनका प्रबंध करना है, नियंत्रण और विनियमन करना है, तो यह कठिन कार्य है। भाई हम वन और वन्य जीवों की सुरक्षा कैसे कर सके, उनका प्रबंध कैसे कर सके, उनके लिए नियम कैसे बना सके, यह कठिन कार्य है। भारत में क्या किया गया, अधिकतर वन और वन्य जीवन हमारे देश में, भारत का मतलब हमारे देश में ज्यादातर वन और वन्य जीवन या तो सीधे सरकार के अधिकार में है या वन विभाग के अधिकार में है या अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। हमारे यहाँ पर जितने भी वन और वन्य जीव है वो या तो सरकार उन पर क्या करती है, सीधा अपना अधिकार कर रखा है, या सरकार ने क्या कर दिया, वन विभाग के जरिए उन पर अपना अधिकार बनाए रखा, या अन्य विभागों के जरिए अपना अधिकार बना रखा है। हमारे देश में वनों को इन 3 प्रकारों में बांटा गया है। हमारे देश में जितने भी प्रकार के वन हैं वो कितनी श्रेणियों में बांटे गए हैं, 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं। पहला श्रेणी आती है आरक्षित वन। आरक्षित वन है वो देश के आधे से अधिक वन क्षेत्रों में आते हैं। देश में जितने भी वन क्षेत्र है उसके आधे से ज्यादा वन क्षेत्र कौन से वनों की श्रेणी में है, आरक्षित वनों की श्रेणी में है। और इनके वन, जहां तक ये बात की जाए कि इन आरक्षित वनों में वन और वन्य जीवों की सुरक्षा की जाए, तो इस दृष्टि से ये बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधे से ज्यादा हिस्से है। तो देश के आधे से अधिक क्षेत्र है वो आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं और ये सर्वाधिक मूल्यवान वन माने जाते हैं। आरक्षित वन है उनको सर्वाधिक मूल्यवान, जितनी भी 3 श्रेणियां हैं उनमें सबसे ज्यादा मूल्यवान कौन से आते हैं, आरक्षित वन आते हैं। दूसरी श्रेणी, दूसरा प्रकार है वनों का जिनको कहा जाता है रक्षित वन। रक्षित वन है वो हमारे देश के 1/3 हिस्से में रक्षित वन है। हमारे देश के जितने भी वन क्षेत्र है उनके 1/3 हिस्सा किसके अंतर्गत आता है, रक्षित वनों के अंतर्गत आता है।
और इन रक्षित वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, इनकी सुरक्षा करना आवश्यक है। तीसरा प्रकार है अवर्गीकृत वन। तो बाकी जो बच गए कौन से, जो आरक्षित और रक्षित की श्रेणी में नहीं आए, जो वन है वो आरक्षित और रक्षित वनों की श्रेणी में नहीं आते हैं, यानी जो शेष बच गए वो किस में आते हैं, अवर्गीकृत वनों में। शेष वन और बंजर भूमि जो किसके, या तो सरकार के अधीन है या व्यक्तियों समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, वो कहलाते हैं अवर्गीकृत वन। तो समझ गए, वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित वन है वो सबसे ज्यादा मूल्यवान है, वो देश के आधे से अधिक वन क्षेत्रों में आते हैं। रक्षित वन है वो 1/3 हिस्से में है और इनकी सुरक्षा ज्यादा करने की आवश्यकता है। अवर्गीकृत जो आरक्षित और रक्षित के अंतर्गत नहीं आए, जो वन और बंजर भूमि, वो आते हैं अवर्गीकृत वनों की श्रेणियों में आते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र है जिनका रख रखाव, जिनकी सुरक्षा क्यों की जाती है, इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र है। हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। वन क्षेत्र सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। अब ये जो आरक्षित वनों की अपन चर्चा कर रहे हैं, आरक्षित वन है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, जिन राज्यों के नाम अभी मैंने बोले, मध्य प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, बंगाल और महाराष्ट्र। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, इनमें है कौन से, रक्षित वन। आरक्षित वन सबसे ज्यादा किन में है, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु, केरल, पश्चिमी बंगाल, इनमें तो है आरक्षित वन। और रक्षित वन सबसे ज्यादा बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में। और देश के जो पूर्वोत्तर हिस्से हैं उनमें और गुजरात में अवर्गीकृत वन और स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। पूर्वोत्तर हिस्से कौन से हैं, पूर्वोत्तर में जैसे पूर्वी उत्तरी राज्य असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, जो 7 बहिनें कई बार आपको चर्चा में बताई जाती है ना, भारत का जो मानचित्र अपन देखते हैं तो उसमें देखो इधर ऐसे ये जो पूर्वी और उत्तरी हिस्सा है, इनमें जो राज्य आते हैं वो है पूर्वोत्तर के राज्य। तो पूर्वोत्तर राज्य में ज्यादा कौन से है, वर्गीकृत वन है और इनकी सुरक्षा का दायित्व है वहां के जिन स्थानों पर ये वन है उन स्थानों के लोग या समुदाय इनकी सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। और वन संरक्षण, जैसा कि हमने अभी चर्चा की, अवर्गीकृत श्रेणी के वनों के बारे में देखा, इनकी सुरक्षा का दायित्व किनका होता है, समुदाय का। सरकार भी करते हैं, वन विभाग भी करते हैं, लेकिन स्थानीय समुदाय है वो उनका ज्यादा सुरक्षा करते हैं। हमारे देश में हम आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। मानव की कुछ प्रजातियां हैं वो वनों में रहती भी है। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं। कई इलाके ऐसे भारत के, वहाँ के लोग क्या करते हैं, सरकारी अधिकारियों के साथ मिलते हैं और सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर उन वनों की सुरक्षा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि लंबे समय से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं वनों से होती है। समझे, हमारे देश में कई समुदाय ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सरकारी अधिकारियों के साथ मिलते हैं और वनों की सुरक्षा करते हैं। कारण क्या है वनों की सुरक्षा करने का, क्योंकि
उन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं वनों से होती है। जैसे सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। उदाहरण है कि राजस्थान में जो सरिस्का बाघ रिजर्व है, कहां पर है? राजस्थान में, राजस्थान के अलवर जिले में है सरिस्का बाघ रिजर्व है। वहां के लोग संघर्ष कर रहे हैं, किस लिए? कि वहां पर खनन कार्य किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? खनन कार्य किया जा रहा है, और खनन कार्य से इस क्षेत्र में रहने वाले वन और वन्य प्राणियों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो रहा है। तो सरिस्का बाघ रिजर्व के गांवों के लोग क्या कर रहे हैं? आज संघर्षरत है खनन कार्य बंद करवाने के लिए। कई क्षेत्र में तो लोग स्वयं वन जीव आवासों को की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग क्या करते हैं? खुद वन क्षेत्रों की रक्षा करते हैं और सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधा उसको भी स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों ने क्या किया था? 1200 हेक्टेयर वन भूमि में भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी। राजस्थान का अलवर जिला है, 5 गांव बोल रहा हूं मैं। राजस्थान का अलवर जिला है, उसके 5 गांवों के लोगों ने मिलकर भैरवदेव 1200 हेक्टेयर भूमि में क्या किया है? भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित किया है। और यहाँ पर क्या करते हैं? इन लोगों के अपने ही नियम हैं, इन 5 गांव के लोगों के अपने ही नियम हैं। यहाँ पर शिकार करना वर्जित है, शिकार की मनाही है, और बाहरी लोगों की घुसपैठ को भी ये क्या करते हैं? रोकते हैं। क्यों? वन और वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए। इसी प्रकार देखो, हम आदिकाल से, बहुत लंबे समय से हमारा जीवन या हमारी सभ्यता और संस्कृति है, वो भी हमें क्या करती है? वन और वन्य जीवों की रक्षा का पाठ पढ़ाती है। हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति सभ्यता है, वो भी क्या करती है? वन और वन्य जीवों की सुरक्षा का पाठ हमें पढ़ाती है। कि हम देखें कि हमारे यहाँ पर बहुत से पेड़ हैं, उनको हम क्या करते हैं? पवित्र मानते हैं, पवित्र मानकर उनकी पूजा करते हैं। जैसे पीपल है, तुलसी का वृक्ष है, इनकी हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं और पवित्र मानते हैं। पवित्र मानकर पूजा करने का तात्पर्य क्या है? कि हम उनकी सुरक्षा करते हैं। इसी प्रकार छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र है, वहां पर क्या किया जाता है? मुंडा और संथाल जनजातियां हैं। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां हैं, जो क्या करती है? महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती है। कहाँ की बात कर रहे हैं अपन? छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र की। वहां की 2 जनजातियों के नाम है मुंडा और संथाल जनजाति। वो महुआ और कदम के पेड़ की पूजा की जाती है। उड़ीसा और बिहार में क्या किया जाता है? कुछ जनजाति है, वो क्या करती है? शादी के दौरान, विवाह के अवसर के दौरान, कहां पर? उड़ीसा और बिहार की कुछ जनजातियां, वो विवाह के अवसर के समय इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ पर भी लोग क्या करते हैं? हमारे क्षेत्र में भी पीपल और तुलसी के वृक्ष की पूजा करते हैं अपन। पीपल और तुलसी के वृक्ष में देवी देवता का निवास मानते हैं अपन। तो पीपल और तुलसी का वृक्ष है, उसमें ईश्वरीय निवास माना जाता है। और ईश्वरीय निवास मानने का मतलब हम उनको पवित्र मानते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार हम जब कभी मंदिर या देवालय में जाते हैं, तो वहां पर हम क्या देखते हैं? बंदर है, लंगूर है, बिल्ली है, ये वन्य जीव है, वहां पर रहते हैं और हम उनको कुछ प्रसाद, कुछ खाने के लिए देते हैं।
और हम क्या मानते हैं, उनको ईश्वर का भक्त मानते हैं। उनको भी एक ईश्वर का अनन्य भक्त मानकर हम उनकी सुरक्षा करते हैं। तो मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाए जाते हैं और हम क्या करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनका खाने पीने का ध्यान भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सुरक्षा करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि ये क्या है, उनके भक्त हैं। राजस्थान में भी क्या किया जाता है, बिश्नोई समुदाय है। जोधपुर के आसपास राजस्थान का बिश्नोई समुदाय है, वो क्या करता है, अपने गांवों में काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड है, उनकी रक्षा करता है। कहाँ का बिश्नोई समुदाय है, वो काले हिरण है, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के खूब झुंड पाए जाते हैं। पशु पक्षी वहां पर क्यों पाए जाते हैं ज्यादा संख्या में? क्योंकि वहां का समुदाय क्या करता है, इनकी सुरक्षा करता है ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। बाकी कल देखेंगे।